तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए MPSI 2026 एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है कंप्यूटर की मैराथन नंबर 4 आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। और इस मैराथन में हम कठिन स्तर के 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 450 प्रश्न ऑलरेडी हम कंप्यूटर के करवा चुके हैं ना, लेकिन ये जो 100 प्रश्न होंगे वो हाई लेवल के प्रश्न होंगे। इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न ESB नहीं पूछेगा, ये आप मान करके चलिए। अगर कंप्यूटर में कठिन बनाएंगे, देखो कठिन बनाएंगे तो दो ही सब्जेक्ट बनाएंगे, एक कंप्यूटर में एक नागरिक शास्त्र में, ठीक है। बाकी तो उनको उसी लेवल का देना पड़ेगा, सिंपल है ना। तो कंप्यूटर के इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न वो सोच नहीं सकते जितना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आपके पास कंप्यूटर के 550 प्रश्न पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और पिछले 5 दिनों में या 7 दिन कह सकते हैं, पिछले 7 दिनों में हम लगभग 2500 से ज़्यादा प्रश्न करवा चुके हैं इस यूट्यूब पर, ठीक है। अभी बता देंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न हमने करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और घबराना नहीं है आपको, पहली बात है ना कि कठिन प्रश्न देख करके निकलने, भैया यही कठिन प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए तो यही आपको दूसरों से अलग करेंगे, है ना। दूसरे लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे और करेंगे तो तुक्का मारेंगे और आप इसको करेक्ट अटेम्प्ट करके आओगे। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। उस तकनीकी को क्या कहा जाता है जो मॉनिटर पर प्रत्येक पिक्सल को सीधे नियंत्रित करती है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्टिव मैट्रिक्स या फिर TFT इसको कहते हैं, जो मॉनिटर पर प्रत्येक पिक्सल को सीधे नियंत्रित करती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है। अगला, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने वाली इकाई LPI का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइन पर इंच इसका फुल फॉर्म हो जाएगा LPI का। हार्ड डिस्क में सीक टाइम और लेटेंसी टाइम के योग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं SS टाइम। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। डिजिटल कैमरा में किस सेंसर का उपयोग मुख्य रूप से होता है? तो अगर हम डिजिटल कैमरा की बात करते हैं तो इसमें CCD यानी कि चार्ज कपल्ड डिवाइस का यूज किया जाता है। CCD का जो है यूज करते हैं। अगला है, ट्रैक बॉल जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है MP पुलिस कांस्टेबल और MP आबकारी में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। तो MPSI के एग्जाम में भी अपने सुपर नोट्स और मैराथन से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, MCQ और साथ ही साथ में लगभग 2500 से ज़्यादा प्रश्न, 3000 के आसपास पहुंच रहे होंगे, है ना। ये सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अभी तक 199 में था, लेकिन अब इसको क्रॉस कर दीजिए। मात्र 159 रुपये में आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो अब 159 रुपये में आपको ये कंप्लीट नोट्स उपलब्ध रहेंगे। क्या क्या मिलेगा इसमें? तो नोट्स तो आपको पता ही है, थ्योरी सब कुछ मिलेगा। अभी हम बात करेंगे कि मैराथन में क्या क्या मिलने वाला है। तो 500 प्रश्न आपको सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के मिलेंगे, ठीक है। 500 प्रश्न हमने उस ग्रुप में डाल दिया है हिंदी के। जब आप लोग ये नोट्स ले लेंगे ना, तो ये नोट्स लेने के बाद में आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, वहाँ पर आगे के सारे नोट्स आते हैं। तो 500 आपका सिविक्स हो गया, 500 आपके हिंदी के प्रश्न हो गए, और ये इस वीडियो के साथ में 550 प्रश्न आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग 350 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं किसके? भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के। अभी एक पार्ट ज्योग्राफी का रह गया है। आज कल सुबह आपको वो पार्ट मिल जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, तो उसके भी 500 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसकी कंबाइंड PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। बाकी 150, 200 प्रश्न तो लगभग दे चुके हैं। 250 प्रश्न आपको MPG के और उसका करंट अफेयर का दे चुके हैं, MP करंट अफेयर दे चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पिछले 7 दिनों में लगभग 2500 से 3000 प्रश्न हम करवा चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो इन सब के कंप्लीट आपको PDF मिलेगी मात्र 159 रुपये में, ठीक है भाई। तो क्या करना है, ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 159 रुपये का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वो देखो किसी ने पैसा भेज दिया है ना। तो देखो ऐसे में क्या है कि जब क्लास के दौरान कोई पैसा भेजता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ना। क्लास खत्म होने के बाद में ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर पैसा भेज दिया नोट्स नहीं आया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके पास में नोट्स पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो क्या बता रहे थे
जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे अपने पेमेंट का, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर हमें फ़ोन पे नंबर दे दो, आपको फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, उस पर पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज के नोट से प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतने प्रश्न अब आप घबरा रहे हो सर, इतने प्रश्न कैसे कवर करेंगे मेरे भाई? आप अगर 1 से 1.5 घंटा पढ़ते हैं ना, तो आराम से 1000 प्रश्नों को एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार सकते हैं और यही प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। इससे ज़्यादा कठिन पूछने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैराथन से अगर आप कवर कर लेते हैं, 2500 से 3000 प्रश्न भी कवर कर लेते हैं, तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? तो प्लॉटर का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इसका उपयोग हम करते हैं प्लॉटर का। अगला है पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है? तो एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी कि पीडीएल को लेजर प्रिंटर में इसका उपयोग किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यह एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है। पीडीएल का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना पीडीएल का फुल फॉर्म पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होगा। इसका उपयोग लेजर प्रिंटर में करते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट का। अगला यूएसबी वह मानक है जो 10 जीबीपीएस तक की गति प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं यूएसबी 3.1 जनरेशन सेकेंड वाला। रेड मैच कर रहा है, कलर चेंज कर लें दो। ठीक है, तो USB 3.1 सेकेंड जनरेशन वाला है, ये वह मानक है जो 10 जीबीपीएस तक की स्पीड प्रदान कर सकता है। आगे बढ़िए, बायोमेट्रिक सेंसर किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है? तो ये जो है फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक डेटा को भी प्रोसेस करता है और व्यवहारिक डेटा को भी प्रोसेस करता है, दोनों डेटा को प्रोसेस करता है बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, आप देखते नहीं आपका एग्जाम में जाने से पहले बायोमेट्रिक होता है कि भैया टाइम से पहले पहुंच जाओ, बायोमेट्रिक होगा, आपकी उंगलियों का निशान लिया जाता है। अब तो कल वो भी निकाल दिया है, कल जो है आपके अखबार में आया हुआ था कि भैया आपके आंख यानी रेटिना और आपके फेस का भी रिकग्निशन किया जाएगा, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। क्या क्या तुम चेंज करके जाओगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं उंगलियों पर भाई चेंजमेंट कर लेते हैं ना, अलग अलग टेक्निक होती है, तो वो लोग अंदर हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी उंगलियां भी चेक की जाएंगी, यानी कि आपका बायोमेट्रिक जब होगा तो उंगलियों के निशान भी ले जाएंगे, रेटिना भी चेक होगी और फेस रिकग्निशन भी होगा। ठीक है ना, तीनों चीज़ें होंगी। तो ये काम जो है किसके द्वारा किया जाएगा? बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा किया जाएगा। अगला, इम्पैक्ट प्रिंटर का वह प्रकार जो एक समय में पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, वो कौन सा होता है? तो ये आपका लाइन प्रिंटर होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, ये जो ड्रम प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर का उदाहरण होता है। पहली बात, ड्रम प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में भी कौन सा है? तो ये लाइन प्रिंटर है जो कि एक समय में पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब देखो इसको लाइक करना शेयर करना आपका काम है, क्योंकि देखो हम 8 से 9 बजे के बीच में अगर डाल रहे हैं तो रात में फिर कोई देखता नहीं है ना, तो फिर व्यूज़ कम आते हैं, तो हमको ये लगता है यार काहे मेहनत की, हमने कल सुबह ही डाल देते। लेकिन आपके एग्जाम को देखते हुए हम रात में भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, इस पर और व्यूज़ लाने का प्रयास करेंगे, है ना। लाइक तो आपको करना ही करना है। अगला, मर्चेंट साइट पर क्रेडिट कार्ड रीडर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो ये जो आपका है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो मर्चेंट साइट पर क्रेडिट कार्ड होता है ना, भैया तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, हाँ चलो इस पर स्कैन कर दो, तुम्हारा पैसा कट जाएगा, तो उस टाइम पर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगला, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों के बीच डेटा ले जाने वाली लाइनों को क्या कहते हैं? तो इसको डेटा बस कहते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर एक लाइन से दूसरी लाइन पर अगर हमको डेटा पहुंचाना है तो कौन लेकर के जाएगा? ये डेटा बस लेकर के जाएगा। आगे बढ़ते हैं। HDMI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये HDMI का फुल फॉर्म होता है। स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा गया है कई बार। अगला, डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। माउस की गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्यान रखना, माउस की गति को हम माइकी में जो है नापते हैं, इसको माइकी कहिए या फिर मिके कहिए, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डी रॉक जो है वो किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये एक प्रकार का कीबोर्ड का लेआउट है। यानी पूछते हैं भैया कि जो डी रॉक है ये क्या है? तो ये कीबोर्ड का एक लेआउट होता है। इसे कहते नहीं भैया कि ये गूगल कीबोर्ड होता है, जी बोर्ड होता है ना, जी बोर्ड तो वो क्या होता है? गूगल प्रिंटर होता है। ठीक है, मतलब सॉरी प्रिंटर का बार बार नाम आ जा रहा है। गूगल का कीबोर्ड लेआउट होता है, भैया हिंदी वाला हमको चाहिए तो उसका अलग लेआउट होता है। ठीक है, अलग अलग कीबोर्ड का अलग अलग लेआउट होता है। ये डी रॉक क्या है? ये भी एक प्रकार का कीबोर्ड का लेआउट है। आगे बढ़िए। किस पोर्ट को III 1394 के नाम से भी जाना जाता है? तो यह फायरवायर पोर्ट। ठीक है, स्टार मार्क करना, फायरवायर पोर्ट को III 1394 के नाम से जाना जाता है। अगला, डिजिटायर क्या है? एक मिनट।
प्रश्न पूछ रहे हैं आप डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटाइजर को हम ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। अगला, ओसीआर का मुख्य कार्य क्या होता है? ओसीआर क्या कार्य करता है? तो देख लीजिए, हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन एडिबल टेक्स्ट में बदलना, ठीक है ना। तो ये ओसीआर का काम होता है कि जो अगर आप हाथ से लिखे हुए हो, ठीक है, या फिर आपने कोई टेक्स्ट प्रिंट किया है तो इसको मशीन एडिबल टेक्स्ट में बदल देगा, जिससे कि मशीन उसको आसानी से कैच कर सके, आसानी से पहचान सके। आगे बढ़िए भैया। अगला है, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? करते नहीं आप लोग, रिफ्रेश कर देते हो या फिर F5 बटन दबा देते हो, रिफ्रेश हो जाता है। तो हर्ट्ज में मापते हैं मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को। आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सॉफ्टवेयर, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं, जो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं। चलिए, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रोग्राम में त्रुटियों को ढूंढने और सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको ऑटो डीबगिंग कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर अपने आप जो है, उसमें कोई गलती अगर हो रही है तो उसको सर्च करता है। जैसे कि अभी हम ये आपका जो है बना रहे थे, पीडीएफ बना रहे थे, तो अगर हमने कोई भी स्पेलिंग गलत लिख दी है तो ऑल अपने आप ही दिखाने लगता है डॉट डॉट करके, भैया ये आपने गलत लिखा है, एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते, हो सकता है इसकी स्पेलिंग ये हो, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? ऑटो डीबगिंग कहते हैं। अपने आप कंप्यूटर बताने लगता है कि आपने ये गलती कर दी है, ठीक है। चलो आगे। अगला है, पोस्ट थॉमस डंप का उपयोग कब किया जाता है? तो प्रोग्राम के असामान्य रूप से क्रैश हो जाने के बाद में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। ओपन सोर्स और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ये दर्शन यानी फिलॉसफी का अंतर होता है। फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता पर जोर देता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? इसमें दर्शन का अंतर है, फिलॉसफी का अंतर है। क्यों? क्योंकि जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है वो उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता पर जोर देता है। भैया तुम किसी भी तरह से कितना भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करेगा। आगे बढ़िए। डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर बूटिंग के समय कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है? तो ये है BIOS। ये बहुत पूछा जाता है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा BIOS का काम पूछते हैं, तो बूटिंग के समय ये कंप्यूटर बूटिंग में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, सबसे पहले यही प्रोग्राम एक्टिव होता है। BIOS का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपको याद रखना है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या होता है? तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, जबकि इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन स्कैन करता है। ये आपको जो है जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाते हैं ना, तब ये पूछते हैं। भैया अब ऐसे पूछेंगे, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, पहला हो गया। दूसरा, इंटरप्रेटर लाइन दर लाइन स्कैन करता है, दूसरा हो गया। तीसरा, दोनों सही हैं। चौथा, दोनों गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर C लगाना पड़ेगा कि ये दोनों कथन सही है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये अंतर वाला इस तरह से बना करके पूछते हैं। अगला, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जो डिस्क स्पेस को बढ़ाता है, तो यह है डिस्क कंपैरिजन यूटिलिटी, ठीक है। तो डिस्क कंपैरिजन यूटिलिटी जो है वो डिस्क स्पेस को बढ़ाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। कर्नेल। कर्नेल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो CPU और मेमोरी को मैनेज करता है, उसे हम कर्नेल कहते हैं। चलिए इसको देखिए। स्पूलिंग यानी कि एक मिनट, कर्नेल वाला सही था। हाँ, कर्नेल क्या करता है? CPU और मेमोरी को मैनेज करने का कार्य करता है। अगला है स्पूलिंग यानी कि सिमुलेनस पेरिफेरल ऑपरेटिंग ऑनलाइन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो प्रिंटिंग कार्यों को कतारबद्ध करने के लिए, यानी कि लाइन दर लाइन इसको सेट कर दो, इसके लिए हम स्पूलिंग का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए भैया। चलो अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा यानी जावा किस प्रकार की भाषा है? तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा, इसको हम OOP भी कहते हैं। ध्यान रखना, OOP का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी इसको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फर्मवेयर किसे कहते हैं? तो रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर निर्देश को हम फर्मवेयर करते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपको अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, ये असेंबलर का कार्य होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सेफ मोड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सिस्टम की खराबी को ठीक करने के लिए, जो है ट्रबल शूटिंग को ठीक करने के लिए हम सेफ मोड का यूज करते हैं। आगे बढ़िए। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है? वही आपको स्टेटमेंट वाला बना कर देंगे, तो इस तरह से पूछेंगे। तो मल्टीटास्किंग समय
वो देखो फिर कोई भेज दिया। मल्टीटास्किंग समय साझा यानी कि टाइम शेयरिंग करती है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू की उपयोगिता को बढ़ाती है। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये टाइम शेयरिंग करेगी। कौन? मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करेगा, सीपीयू की उपयोगिता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये दोनों का कार्य बता दिया आपको। अगला, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सी लैंग्वेज में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ट्राई बिफोर यू बाई आधार पर मिलने वाले सीमित समय के सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर कहते हैं, यानी कि वही घड़ी वाला प्रचार, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो ट्राई बिफोर यू बाई यानी खरीदने से पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, सीमित समय के लिए आपको दिया जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है डी, फ्रेगमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फाइल के बिखरे हुए टुकड़े को व्यवस्थित करके डिस्क स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, GUI का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो जीरोक्स कंपनी के द्वारा इसका उपयोग इसका आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लाया जाता है? तो RTOS को उपयोग में लाते हैं एम्बेडेड सिस्टम में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये RTOS का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भाई लाइक कर दो ना यार, क्यों नहीं लाइक करते हो भाई? जल्दी से लाइक करो। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, है ना, लास्ट तक भी नहीं लाइक करते। कई तो ऐसे कंजूस हैं। क्या आपका कोई पैसा लग रहा है लाइक करने में? नहीं लग रहा है ना। शेयर करने में कोई पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो भाई क्यों नहीं करते हैं ना? सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। चलो भाई, अब हम बात करेंगे फंक्शन कीज की। तो यहाँ पर थोड़े से सरल प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। F1 से F12 तक की पूरी गहन में जानकारी हम देखेंगे, जो प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं आपका फंक्शन कीज से। तो चलिए देख लेते हैं भाई। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग सेफ मोड में जाने के लिए होता है? तो F8 का यूज किया जाता है रीबूट करने के लिए, ठीक है ना, रीबूट करके सेफ मोड में जाने के लिए। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये होती है F2, सेल को एडिट करना। ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड एक्टिवेट करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी? तो ये आपको F11 दबानी पड़ेगी। MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स अगर आपको खोलना है तो कौन सी की दबाएंगे? F12 दबाएंगे। विंडोज डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की चाहिए? F5 चाहिए। शुरू में ही आपको बताया था F5 से आप डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की चाहिए? तो MS पावर पॉइंट में आपको F5 दबाना पड़ेगा, तो जो है स्लाइड शो चालू हो जाएगा। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 को दबाया जाता है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं ना, स्लाइड शो वाला स्टार लगा लीजिए और स्पेलिंग चेक वाला। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है भैया, लेकिन फिर भी क्रिकेट छोड़ के आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। अपन को क्रिकेट बहुत पसंद है, स्पेशली विराट कोहली, तो खेल भी रहा है फिर भी क्लास ले रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है। हमारे लिए अब आप प्रायोरिटी पर हैं जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता भाई, ठीक है। चलो, कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? F2 दबाएंगे। ब्राउजर में एड्रेस बार को सीधे सिलेक्ट करने के लिए F6 दबाते हैं। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में गो टू टैब खोलने के लिए क्या दबाएंगे? F5 दबाएंगे। आगे बढ़िए। अब देखो, जब आप नोट्स ले लोगे ना, तो ये सारी PDF को आपको आंखों से गुजार देना है। सुबह सुबह जग जाइए 4 साढ़े 4 बजे, 7 बजे तक ये सारी PDF जितनी हमने दे रखी है, 500 सिविक्स की, ठीक है, 500 हिंदी की, 500 के ऊपर आपकी कंप्यूटर की, तो इन सब PDF को अपनी आंखों के सामने से 7 बजे तक एक बार गुजार लेना है जगते ही, ठीक है। जब 2-3 दिन आप लगातार ऐसा करोगे ना, तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपकी आंख, जो आपका निगाह है, वो सीधे आंसर पर ही जाएगी, कहीं और भटकेगी ही नहीं, ठीक है। उनने पूछ लिया फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में गो टू टैब खोलने के लिए, तो आपकी आंख, आपकी निगाह सीधे F5 पर जाएगी और कहीं जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये फायदा हो जाता है वन लाइनर का। चलो, टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी चुनने यानी सिलेक्ट कंपनी के लिए कौन सी की दबाएंगे? तो F1 दबाते हैं। आगे बढ़िए। विंडोज एक्सप्लोरर में सर्च बार सक्रिय करने के लिए कौन सा दबाएंगे? तो F3 दबाएंगे। Alt+F4 का उपयोग, अब यहाँ पर शॉर्टकट की भी कर लेते हैं। Alt+F4 का उपयोग क्यों करते हैं? तो वर्तमान प्रोग्राम को बंद करना या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए Alt+F4 का यूज करते हैं। MS वर्ड में थिसेरस, ये भी बहुत पूछा जाता है, थिसेरस यानी कि समानार्थी शब्द खोलने के लिए हम क्या करेंगे? तो Shift+F7 दबाएंगे। एक्टिव विंडो की लिस्ट को रिफ्रेश करने के लिए लैपटॉप में अक्सर कौन सी की दबानी पड़ती है? तो FN+F5 की दबा दीजिए, तो जो है आपका जो विंडो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। अगला,
एमएस वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फंक्शन की बिना कंट्रोल के कौन सी दबाएंगे, तो शिफ्ट प्लस F12 दबा लीजिए तो एमएस वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, तो F11 दबा दीजिए, एक्सेल में चार्ट बन जाएगा। आउटलुक में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन सी की है, तो ये है F9। आगे बढ़िए, BIOS सेटिंग्स में जाने के लिए आमतौर पर कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल होती है, तो F2 दबा दीजिए या फिर डेल दबा दीजिए। मदरबोर्ड के अनुसार आप चाहे F2 दबाइए या डेल दबाइए, BIOS सेटिंग में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ल्ड में एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को ऑन करने के लिए क्या दबाएंगे, तो MS वर्ल्ड में हम F8 का प्रयोग करेंगे एक्सटेंड सिलेक्शन मोड दबाने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एडवांस शॉर्टकट की कर लेते हैं, विंडो और ऑफिस की, है ना, क्योंकि ये वाली जो शॉर्टकट की हैं वो काफ़ी पूछते हैं हाई लेवल जब क्वेश्चन बनाते हैं तब। चलो, टास्क मैनेजर को सीधे खोलने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा दीजिए और एस्केप दबा दीजिए तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। विंडो में खुली हुई सभी विंडो को मिनिमाइज कर डेस्कटॉप देखने के लिए क्या दबाएंगे, तो विंडो के साथ में डी दबा दीजिए तो सभी विंडो जो खुली हुई हैं वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी और आपको डेस्कटॉप की साइट खुल करके मिल जाएगी। ध्यान रखना विंडो में। आगे बढ़िए, फाइल को स्थायी रूप से बिना रिसाइकिल बिन में भेजे डिलीट करने का जो है शॉर्टकट की क्या होगी, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट दबा दोगे ना तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, हमेशा के लिए रिसाइकिल हो जाएगी, यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी बिना रिसाइकिल बिन में जाए हुए। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं। कौन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। आगे बढ़ते हैं। अगला, सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाएंगे, तो विंडो के साथ में पॉज ब्रेक दबा दीजिए तो सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ब्राउज़र में इंडिगो यानी कि प्राइवेट विंडो खोलने के लिए क्रोम ब्राउज़र में अगर आपको प्राइवेट विंडो खोलना है या फिर इंडिगो मोड खोलना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और एन को दबा दीजिए तो जो आपका इनकॉन्टिगो मोड होता है यानी प्राइवेट जो मोड होता है वो आपका खुल जाएगा। अगला, MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट यानी कि X² Y², ये जो ऊपर स्क्वायर लगाते हैं इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा दीजिए, 2 बार प्लस साइन दबा दीजिए, तो मतलब कि कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाइए और इसके साथ में प्लस साइन दबा दो तो क्या होगा, ये ऊपर मतलब आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट यानी कि H2O, अब ये नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके साथ में कंट्रोल के साथ में == का साइन दबा दीजिए तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खुली हुई ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए 3D इंटरफेस यानी कि फ्लिप 3D की को अगर आपको अपन को खोलना है तो क्या करेंगे, तो विंडो के साथ में टैब की दबा दीजिए तो ऐप्स के बीच में स्विच करके सीधे 3D इंटरफेस खुल जाएगा। किसी वेब पेज को हार्ड रिफ्रेश करने के लिए यानी कि उसका कैसे जो होता है उसको भी साफ़ करने के लिए कौन सी की दबाएंगे, तो कंट्रोल के साथ में F5 दबा दीजिए तो हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे सीधे फाइल के रूप में सेव करने के लिए क्या करेंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले दिया, सेव करना है तो विंडो के साथ में आप जो है ये वाली PRT स्केप बटन दबा देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अगला, रन कमांड बॉक्स खोलने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए विंडो के साथ में R दबा दीजिए तो रन कमांड इसके जो आपका रन कमांड बॉक्स है वो खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो सभी जानते हैं कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा दीजिए और ये एरो की दबाते जाइए यानी कि ग्रेटर देन वाली की को दबाते जाइए, फ़ॉन्ट उसका बढ़ता चला जाएगा। अगला, कंप्यूटर को तुरंत लॉक करने के लिए क्या करते हैं, तो विंडो के साथ में L की दबा दीजिए तो कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाएगा। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए विंडो 10 और 11 में क्या करते हैं, विंडो के साथ में V दबा दीजिए तो क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री खुल जाएगी कि आपने क्या क्या कॉपी किया था। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में एंड दबाया जाता है, महत्वपूर्ण है, कंट्रोल के साथ में एंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे। अगला, वर्तमान में खुले टैब को ब्राउजर में बंद करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में W दबा दीजिए तो जो अभी टैब खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। MS एक्सेल में करंट डेट डालने के लिए, महत्वपूर्ण है, करंट डेट डालने के लिए कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलम दबा दीजिए तो करंट की डेट डल जाएगी। MS एक्सेल में करंट टाइम डालने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और कॉलम, देखो सेमी कॉलम और कॉलम में अंतर होता है, ऊपर ये है और नीचे इस तरह का, ये आपका सेमी कॉलम हो गया। और अगर कॉलम की बात करते हैं तो दोनों इस तरह के होते हैं ना, तो अगर सेमी कॉलम दबाएंगे तो डेट डल जाएगी, अगर केवल कॉलम दबाएंगे तो टाइम डल जाएगा। विंडो एक्शन सेंटर खोलने के लिए क्या करते हैं, तो विंडो में एक्शन सेंटर खोलने के लिए विंडो की के साथ में A दबा देते हैं। अब ये डॉट जो है ना, ये डॉट अलग से नहीं है भैया, है ना, मतलब कि जैसे पूर्ण विराम नहीं लग जाता तो पूर्ण विराम लगा हुआ है, यही मानना है ना, नहीं तुम A के साथ में डॉट ही दबाने लगो, A डॉट वगैरह नहीं दबता है। अगला, पिछली क्रिया को रीडू करने के लिए क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ में Y दबा दीजिए तो रीडू हो जाएगा। चलो अब हम देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ऊपर कठिन स्तर यानी कि एडवांस लेवल के कुछ प्रश्न। चलिए देखिए, तो 17 से 18 प्रश्न ये कठिन लेवल के होंगे। शुरू करते हैं। वह कौन सा इनपुट डिवाइस है, इतना बड़े बड़े प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, हर लेवल पर आपको हम तैयार करने का प्रयास करते हैं और हर विषय में ऐसा होता है,
ठीक है। ज्योग्राफी देखेंगे तो वो भी आपको अच्छे लेवल की मिलेगी। हिंदी में भी हमने अच्छे लेवल के प्रश्नों को रखा है, सिविक्स में भी अच्छे लेवल के प्रश्नों को रखा है ना। सब कुछ आपको हम मतलब कि मीडियम से हाई लेवल तक लेकर के जाते हैं। वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को 3 आयाम यानी कि 3D में ट्रैक करने के लिए अल्ट्रासोनिक या फिर मैग्नेटिक सेंसर का उपयोग करता है? तो ये है स्पेस माउस या फिर 3D कंट्रोलर। अगला, ग्राफिक्स डिजाइन में उपयोग होने वाली डिजिटाइजर में किस विशेष पेन का उपयोग किया जाता है जो विद्युत चुम्बकीय संकेतों को पकड़ता है? तो यह है स्टाइलस। अब देखो, हम अगर लिख रहे हैं ना तो ये स्टाइलस वाले पेन से लिख रहे हैं ना। अरे सैमसंग वाला एक वो आता नहीं है गैलेक्सी, उसमें एक पेन लगी रहती है पीछे वाइट कलर की, तो वो स्टाइलस पेन ही होती है। ठीक है। अब पढ़ाने के लिए भी अगर आपको स्क्रीन पर कुछ लिखना है तो ये स्टाइलस पेन का ही उपयोग करते हैं। चलो, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ये ड्रम प्लॉटर में कागज घूमता है जबकि फ्लैट बेड में कागज स्थिर रहता है और पेन चलता है। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर रहता है। वही स्टेटमेंट वाला जब प्रश्न बनाएंगे तो इसको 1 और 2 कर देंगे, फिर पूछेंगे पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। ड्रम प्लॉटर में क्या होगा, कागज घूमेगा। फ्लैट बोर्ड में क्या होता है, कागज तो स्थिर रहता है, पेन चलता रहता है। ठीक है। आगे बढ़िए। किसी इमेज स्कैनर की वह क्षमता क्या कहलाती है जिससे वह ग्रे स्केल या रंगों के सूक्ष्म अंतर को पहचानता है? इसको हम बिट डेप्थ कहते हैं। घोस्टिंग की समस्या किस इनपुट डिवाइस से संबंधित है? जब कई कुंजियां एक साथ दबाई जाती हैं तो ये कीबोर्ड से संबंधित है। एक साथ में कई कुंजी दबा दोगे तो इसको कहते हैं भैया तुमने घोस्टिंग कर दी है। ठीक है। आगे, लेजर प्रिंटर के अंदर वह कौन सा हिस्सा है जो टोनर को कागज पर स्थायी रूप से पिघलाकर चिपकाता है? तो यह है फ्यूजर। फ्यूजर एक ऐसा हिस्सा होता है जो कागज को पिघला करके टोनर पर चिपका देता है, टोनर को कागज पर पिघला करके चिपका देता है। अगला, ओपन लूप और क्लोज लूप मैकेनिज्म किस आउटपुट डिवाइस की कार्यप्रणाली का हिस्सा है? तो ओपन लूप और क्लोज लूप ये कहाँ पर इस्तेमाल में आता है? तो ये प्लॉटर में इस्तेमाल लाया जाता है। ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों का नाम आपको ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़िए। बैंक में प्रयुक्त MICR तकनीकी में आयरन ऑक्साइड युक्त स्याही से लिखे गए कुल विशेष वर्ण यानी कि स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ा जा सकता है। तो क्या क्या पढ़ा जा सकता है भैया? 14 उसमें वर्ण होते हैं जिसमें 0 से 9 तक तो अंक होते हैं। ठीक है। और 4 विशेष चिन्ह होते हैं। ये MICR में यूज में लाया जाता है, इसी को जो है पढ़ा जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़िए। मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को किस तकनीकी से मापते हैं? तो अभी बताया था हर्ट्ज से मापते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में वह कौन सी टेक्निक है जो कागज पर चोट किए बिना विद्युत आवेश का उपयोग करती है? तो ये कौन सी तकनीकी है? ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है। ठीक है। कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा प्रहार करता है। इम्पैक्ट का नाम ही है इम्पैक्ट डालना यानी कि प्रहार करना। ठीक है। तो ये एक ट्रिकी प्रश्न है, ये आपसे मतलब कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। भैया इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसी कौन सी टेक्निक है कि जो प्रहार करती ही नहीं है? तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है क्योंकि इम्पैक्ट का नाम ही इसी पर बना है कि प्रहार करने पर, है ना। चलिए आगे बढ़िए। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये कठिन लेवल के भाई यूपी SSC का जो एग्ज़ाम है यूपी वाला, जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारे यूपी में एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछते हैं, तो वहाँ पर हमेशा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल लेवल नहीं आता है। कभी उठा करके देखना यूपी SSC का पेपर है ना, तो वहाँ के भी प्रश्नों को हमने कवर किया। ये सारे प्रश्न वहीं के हैं हाई लेवल वाले। चलो, एक हाई डेफिनेशन वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले डिस्प्ले पोर्ट और HDMI में मुख्य अंतर क्या होता है? तो डिस्प्ले पोर्ट मुख्य रूप से कंप्यूटर मॉनिटर के लिए होता है। इसमें पैकेट आधारित डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भाई सराहना भी कर देना है ना। थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ा दो, क्या दिक्कत हो जाएगी। चलो, ऑप्टिकल माउस में नीचे की तरफ लगा छोटा कैमरा प्रति सेकंड कितनी तस्वीर लेता है ताकि कर्सर की गति का पता चल सके? तो ये 1500 से 7000 तस्वीर प्रति सेकंड ले सकता है ऑप्टिकल माउस के नीचे लगा हुआ छोटा सा कैमरा। अगला, प्रिंटर में डी थ्रेडिंग तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कम रंगों के प्रयोग से कलर सेट का भ्रम इल्यूजन पैदा करने के लिए हम डी थ्रेडिंग तकनीकी का उपयोग करते हैं। अगला है, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस में फॉल्स रिजेक्शन रेट FRR में क्या तात्पर्य है? तो FRR का पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना। फॉल्स रिजेक्शन रेट क्या कार्य होता है? तो अधिकृत व्यक्ति को सिस्टम द्वारा न पहचान पाना ही त्रुटि दर कहलाता है। कैसे? आपने अपना मोबाइल एक ऐसा मतलब कि जो आपके पास मोबाइल है उसमें फेस रिकग्निशन होता है, कभी कभी वो फेस के द्वारा खुल जाता है। आपका फेस देखता कहता हाँ भैया तुम ही हो, तुम्हारा ही सुंदर चेहरा है, ये सुंदर सा चेहरा तुम्हारा ही है, और देख करके फ़ोन अनलॉक हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब अनलॉक ना हो पाए तो हम इसको कहते हैं फॉल्स रिजेक्शन रेट। ठीक है। तो अधिकृत व्यक्ति को सिस्टम द्वारा न पहचान पाना, यानी व्यक्ति तो वही है लेकिन पहचान नहीं पा रहा, मतलब खुल ही नहीं रहा है मोबाइल। अब तुमने पता नहीं कितना मेकअप कर लिया है भाई, ठीक है ना, तो खुल नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, तुम ही होगी कोई और है। ठीक है। तो इसको हम FRR कहते हैं।
टच स्क्रीन में वह कौन सी तकनीकी है जो केवल उंगली के विद्युत आवेश चार्ज पर काम करती है, ना कि दबाव पर? तो यह है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ठीक है, जो क्या करती है, केवल उंगली के विद्युत आवेश पर कार्य करती है। देखो अभी अगर आप अपने मोबाइल को जब उंगलियां चलाते हैं मोबाइल पर, दिन भर दौड़ लगाते हो स्क्रीन पर, है ना, उंगलियों को दौड़ाते हो, तो अभी जो आपकी उंगली है ना, वो क्या करती है, वो दबाव पर आधारित कार्य करती है, ठीक है। लेकिन ये जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है, उसमें क्या होता है, आप विद्युत आवेश पर कार्य करता है, दबाव पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अब नए नए जो मोबाइल आ रहे हैं अच्छी टेक्निक वाले, उसमें इसका यूज होता है। अब क्योंकि देखो कभी कभी आप सही से आपकी उंगली मतलब मान लीजिए दबा रहे हैं और ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो वो क्या पुराने मोबाइल्स में ऐसा होता था। अब तो आप बस उंगली रखिए, तुरंत पकड़ लेगा, है ना, क्योंकि अब उसमें कैपेसिटिव टच स्क्रीन का यूज किया जा रहा है। कौन सा आउटपुट डिवाइस वेक्टर ग्राफिक्स को सीधे प्रिंट करने के लिए पेन का उपयोग करता है? तो यह है प्लॉटर, बता ही दिया था। अगला है स्पीच रिकग्निशन के दौरान ध्वनि तरंगों को डिजिटल संकेतों में बदलने वाला हार्डवेयर घटक क्या कहलाता? तो यह है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। तो इस तरह से हाई लेवल के आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 450 प्रश्न ऑलरेडी पहले आपको दे चुके हैं, 100 प्रश्न ये आपको मिल गए हैं, टोटल 550 प्रश्न कंप्यूटर के हो गए हैं। इतना करके चले जाओ, कंप्यूटर टेंशन फ्री, ठीक है। तो पिछले 7 दिनों में हमने लगभग 2500 से लेकर के 3000 तक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं आपके मतलब कि यूट्यूब पर ही, और इसकी पीडीएफ भी डाल दी है किसमें, ग्रुप में, ठीक है ना। जिन लोगों ने नोट्स लिया होगा, एमपीएसआई का ग्रुप देखना अगर आप पहले से हैं। जैसे अगर आज आप नोट्स लेंगे तो आज तक के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और कल से क्या होगा, कल से वो सारे आगे के सारे नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, है ना। ग्रुप कहाँ से होगा, तो जिन लोगों ने नोट्स लिया एक बार फिर से सुन लो मेरे भाई, आप ऊपर जरा देखिए, वहाँ पर आपको ग्रुप की लिंक दी रहती है ना, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ग्रुप में पहुँच जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। हम अलग से नहीं जोड़ते हैं किसी को, है ना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 350 लोग उसमें ऐड हो चुके हैं। अब 350 लोगों को हमने ऐड थोड़ी किया है, इनको लिंक भेजी है, लिंक पर क्लिक किया है और ऐड हो गए अपने आप। किसी और को वो लिंक भेज नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, जिस पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप करके अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में, फिर आपकी ज्योग्राफी के भी 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी भी कंबाइंड पीडीएफ हम कल डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है भाई। और डेली एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, इसलिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर को जरूर सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।